कोरकू जनजाति। ठीक है, सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देखते हैं। कौन है कोरकू, इनका अर्थ क्या होता है। तो देखो, जो कोरकू शब्द है उसका सामान्य अर्थ होता है आदमियों या मानव का समूह। क्योंकि ये कोरकू शब्द किससे बना है, कोर या कोरो शब्द से बना है, कोरो, जिसका अर्थ होता है आदमी। कोर या कोरो का अर्थ होता है आदमी, और कोरकू का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आदमियों का समूह। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, आदमियों का समूह। तो इस रूप में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदमियों का समूह। तो ये जनजाति क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सभी वही है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है, मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना। और ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये भी मुंडा कोलोरियन परिवार की ही एक मानव समूह है, उसी की एक शाखा है। ठीक है, फिर ये जो कोरकू हैं, इनके संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में एक बात है कि ये कोरकू लोग क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा के जंगलों में जड़ों को खोदने का काम करते हैं, जड़ों को खोदते हैं। और खोदते के लिए वो शब्द यूज करते हैं कोरते हैं, और यही कोरते से क्या है, वो कोरकू बन गए। मतलब जंगलों में पेड़ों की जड़ों को खोदते थे या कोरते हैं जिसको कह रहे हैं, तो वही कोरते से कोरकू बन गया। ठीक है, फिर उत्पत्ति के संदर्भ में और क्या बात है, ये तो कोरकू शब्द हो गया। ये लोग अपने आप को रावण का वंशज कहते हैं, रावण का वंशज कहते हैं, अपने आप को क्या है, रावण का वंशज कहते हैं। और कहते हैं कि महादेव ने इस सृष्टि की रचना करी, महादेव हैं सृष्टि निर्माता। रावण का वंशज कह रहे हैं, महादेव को सृष्टि निर्माता कह रहे हैं, राजपूतों को अपना पूर्वज कह रहे हैं, राजपूतों को, राजपूतों को अपना पूर्वज कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, ये जो कोरकू जनजाति है, ये कोरकू जनजाति अपने आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष में नाम याद रखना, मुला तथा मुलाई, मुला तथा मुलई, इसको अपना ये आदि पुरुष मानते हैं। मुला या मुलई, अपना पूर्वज कह लो या अपना आदि पूर्वज, बात एक ही है। ठीक है, फिर ये कोरकू जनजाति का भौगोलिक विस्तार और मूल निवास और इनकी जनसंख्या, सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखो, कोरकू जनजाति का जो मूल स्थान है वो बताया गया है, बैतूल में एक जगह है, मूल स्थान, मूल स्थान भंवरगढ़ या सांवलीगढ़, भंवरगढ़ या सांवलीगढ़, ये बैतूल में है, ये इनका मूल निवास स्थान है, बैतूल। फिर इनकी जनसंख्या 7,30,847, जो कुल जनसंख्या का 4.77% है कोरकू। फिर इनका भौगोलिक विस्तार है सतपुड़ा, सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र, इसके अतिरिक्त खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा,
नर्मदापुर, देवास, सीहोर और सिवनी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा संकेंद्रण खंडवा और बुरहानपुर में है। बाकी जगह भी है लेकिन सबसे ज्यादा संकेंद्रण क्या है, खंडवा एवं बुरहानपुर में है। फिर इनकी उपजातियां और इनके गोत्र देख लेते हैं। उपजाति और गोत्र क्या, जिले नर्मदापुर है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, हरदा है, खंडवा है, बुरहानपुर है, देवास है, सीहोर है। देवास, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुर। और सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, खंडवा एवं बुरहानपुर। दो जिले याद रखना, खंडवा और बुरहानपुर में सर्वाधिक संकेंद्रण है कोरकुओं का। ठीक है, अब हाँ, इनके उपजातियां और गोत्रों को देख लेते हैं। तो पहले उपजाति लिखो। उपजाति, रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदरोई, बंदरोई, बोवाई। इतनी इनकी उपजाति है। बोवैया, इसको बोंडई भी कहते हैं, बोंडैया, बोवई। ये जो बंदोरिया है ये पचमढ़ी में पाए जाते हैं, पचमढ़ी में। ठीक है, फिर कोरकू, ये तो उपजाति हो गई है। आर्थिक आधार पे भी दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं राज कोरकू, रईस कोरकू, और दूसरे होते हैं पोथरिया कोरकू। वही राजगोंड और धुरगोंड टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द है, पोथरिया कोरकू। राजकोरकू क्या हो गया, भूस्वामी, और जो बचा है वो सब पोथरिया कोरकू कहलाते हैं। उपजाति, फिर गोत्र देख लेते हैं। गोत्र, तो देखो इनके जो प्रमुख गोत्र हैं वो है अखंडी, अटकेम और अखंडी, अटकोम, अखंडी, अटकोम, उसरनवा, उसरनवा। और इनके जो टोटल गोत्रों की संख्या बताई गई है वो 36 है, और इनका जो टोटम चिन्ह है वो है मोर। बस ये टोटम चिन्ह याद रखना, इनके गोत्र का जो चिन्ह या टोटम का जो चिन्ह है वो क्या कहला, वो कौन सा है, मोर है। उपजाति हो गई, गोत्र हो गया। फिर इनका सामाजिक संगठन देख लेते। सामाजिक संगठन, कोई पितृसत्तात्मक है, संयुक्त एकल परिवार पाया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं। हाँ, इनके परिवारों में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है, अतिथि सत्कार। और कोई भी अतिथि आता है तो उसको कोरकू लोग जोहार जोए, जोहार जोए,
अर्थात सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जोहार जो है मतलब क्या है, सिर झुकाकर प्रणाम, प्रणाम करते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, अतिथि का सत्कार विशेष रूप से किया जाता है। फिर जो सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन में देखो तीन, एक तो पटेल, वही मुखिया, समाज का गणमान्य व्यक्ति, सब कुछ वही है। फिर दूसरा होता है परिहार, परियार, परियार कौन है, ये वही पूज्य व्यक्ति, पूजा पाठ कराता है जो पूज्य व्यक्ति। एक तीसरा होता है भूमिका, ये होता है इनका पुरोहित, पूजा पाठ कराता है। परियार क्या है, पूज्य व्यक्ति होता है। ठीक है। फिर पटेल, परियार, भूमिका। चौथा एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं महाजन, ये पटेल का सहायक। ठीक है। चौधरी, पंचायत की सूचना देने वाला, पंचायत की सूचना देने वाला। फिर एक और व्यक्ति होता है घेट्या, घेट्या इसका काम क्या है, प्रसाद बांटना, प्रसाद बांटना, घेट्या। और फिर एक और व्यक्ति होता है मुकरी, मुकरी ये क्या करता है, त्योहारों पर नाचने वालों को बुलाता है, त्योहारों पर नाचने वालों को बुलाता है मुकरी, त्योहारों पर नाचने वाले को बुलाता है, उसको मुकरी कहते हैं। ठीक है। तो ये इनके सामाजिक संगठन में परिवार और सामाजिक संगठन में चार पांच व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं। फिर इनका जो गांव है, उस गांव के लिए ढाना शब्द यूज किया जाता है, ढाना, जहां पर ये रहते हैं इनका निवास स्थान है, इनकी बस्ती को क्या कहते हैं, ढाना कहते हैं। फिर घर की दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उनको गुदनी कहते हैं, घर की दीवारों पर जो क्या बनाए गए हैं, भित्ति चित्र, वो क्या है, गुदनी है। और ये गुदनी क्या है, मंगल सूचक होता है, मंगल सूचक गुदनी। ठीक है। और ऐसा गांव जहां पर कोरकू और अन्य लोग भी रहते हैं, कोरकू प्लस अन्य जाति या समाज के लोग कहते हैं, ऐसी वस्तु को कोरकू आवार कहते हैं, कोरकू आवार, जहां पर कोरकू जनजाति के साथ साथ अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है। फिर इनका भोजन खान पान देख लेते हैं। भोजन, तो देखो भोजन और खान पान में तो ये है, महुए से बनी शराब इनकी विशेष है, जिस सीडू के नाम से जाता है, महुए की शराब किस नाम से जानी जाती है, सीडू, इसका सेवन विशेष रूप से करते हैं, सीडू। ठीक है। फिर देखो खान पान के आधार पर चार गुण बताए गए हैं कोरकुओं में, खान पान के आधार पर चार गुण। एक क्या होता है, कोरो आदमी, कोरो, कोरो ये क्या है, ताजा मांस, शुद्ध मांस खाने वाला। अब शुद्ध मांस ये होता है ताजा। दूसरा एक व्यक्ति होता है जो बासा या सड़ा गला मांस खाता है, उसको कहते हैं राक्षस। तीसरा होता है सराकू, मतलब सब्जी भाजी खाने वाला, वेजिटेरियन। और एक और होता है बाना, शहद या मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला, मधुमक्खी का
छत्ता तोड़ने वाला बाना कहलाता है। ठीक है, तो खान पान के आधार पर ये 4 प्रकार के गुण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे पहले देखते हैं जन्म से संबंधित कौन कौन से संस्कार हैं। जन्म संस्कार, जन्म से संबंधित कौन से संस्कार हैं। तो देखो जन्म से संबंधित कोई विशेष संस्कार नहीं है, बस ये समझ लो कि इनमें जो नामकरण है, लड़की का नामकरण जन्म के तीसरे दिन किया जाता है, नामकरण संस्कार। ठीक है, और यदि लड़का पैदा हुआ है तो उसका नामकरण जन्म के 5वें दिन कराया जाता है, जन्म के 5वें दिन कराया जाता है। बाकी यदि प्रसव के समय बहुत ज्यादा कष्ट है महिला को, कब? प्रसव के समय, तो उस प्रसव के दर्द से बचने के लिए पति के पैरों का चरणामृत, पति के पैर धो के जो पानी आएगा वो पीते हैं, उसको चरणामृत वो गर्भवती स्त्री को दिया जाता है प्रसव के दर्द को कम करने के लिए। तो जन्म से संबंधित यही 2 बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मृत्यु संस्कार, मृत्यु से संबंधित क्या बातें हैं, तो वही देखो दोनों चीज है, दफनाने की भी प्रथा है और जलाने की भी प्रथा है। फिर मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक स्तंभ लगाने की प्रथा है, मृतक की समाधि पर स्तंभ लगाने की प्रथा है, जिसे मंडो या मंडा कहा जाता है, मंडो या मंडा। देखो हर जनजाति में मृतक के स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ ना कोई गातला गड़ा रहा है, कोई सिडोली प्रथा कर रहा है, कोई ये देखो ये मंडो या मंडा कह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह के रूप में गड़ा रहे हैं। बस शब्द हर जनजाति में हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 2 ही चीज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जन्म और मृत्यु में इतनी ही बात है पूर्ण की। फिर विवाह देख लेते, कोरकुओं में विवाह, विवाह संस्कार में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। देखो विवाह की मुख्यतः 4 पद्धतियां पाई जाती हैं, जिसमें पहला है लमझना या घर दामाद विवाह, लमझना या घर दामाद जानते ही हैं, घर जमाई बन जाता है लमझना, लामाना ही। दूसरी विवाह की पद्धति होती है, इसको कहते हैं चिथौड़ा प्रथा, चिथौड़ा प्रथा। ठीक है, चिथौड़ा प्रथा मतलब समझ रहे हैं ना, मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है। तो कोरकुओं में मध्यस्थ के लिए चिथौड़ा शब्द यूज किया जाता है, चिथौड़ा, मध्यस्थ के लिए चिथौड़ा शब्द उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर एक और विवाह है राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह, दोनों पक्षों की सहमति से। चौथा है तलाक या विधवा विवाह, तलाक या विधवा विवाह। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के विवाह ही इनमें प्रचलित है। अब देखो विवाह से संबंधित 1-2 चीज और है, जैसे एक तो क्या है चिथौड़ा प्रथा हो गई, विवाह मध्यस्थ जो विवाह कराता है। फिर इसमें विवाह पक्का हो जाता है तो जो लड़की का पिता है दारू का निमंत्रण देता है, लड़की का पिता विवाह पक्का होने पर दारू का निमंत्रण देता है, जिसके लिए शब्द है सीडू आनी, सीडू आनी। बताया था ना जो शराब बनती है इसमें सीडू कहते हैं उस शराब को, तो शराब का निमंत्रण है सीडू आनी। ठीक है, फिर विवाह के अवसर पर जो देवता है वो विशेष रूप से पूजा जाता है, वो है मुठवा देव, मुठवा देव।
ये एक चबूतरा है, पत्थर के इकट्ठे करके चबूतरा बना दिया गया, उसी से पूजे जाते हैं, वो मुठुआ देह है विवाह के संदर्भ में। ठीक है, तो देखो ये विवाह के इतने सारे प्रकार हैं, विवाह से प्रथा है, बाकी और 4 तरीके ही हैं बेसिकली। कुछ यदि और भी अपन जोड़ना चाहें कि अलग अलग जनजातियों के विवाह, तो वो विवाह इसमें भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे सहपलायन विवाह, अपहरण विवाह, सहपलायन विवाह, अपहरण विवाह, आटो साटो विवाह, एक्सचेंज आटो साटो विवाह, गोनम विवाह, गोनम विवाह, पाटो विवाह, गोनम विवाह, पाटो विवाह, देवर भाभी विवाह आदि। ठीक है, तो ये विवाह से संबंधित इतनी प्रथाएं हैं। गुदना का क्या उल्लेख है ये भी देख लेते हैं। तो देखो, कोरकुआ में जो महिला गोदना बनाती है, गोदना बनाने वाली महिला, गोदना बनाने वाली महिला के लिए शब्द यूज किया गया है मुंगनी। मुंगनी, मुंगनी क्या है? कोरकुओं में जो महिला गोदना बनाने का काम करती है उसको मुंगनी कहते हैं। ठीक है, फिर जो गोदना है उसके एक दो प्रकार हैं जो कोरकुओं में बहुत लोकप्रिय हैं। एक है कपार गोदई, कपार गुदना। कपार गुदना में क्या होता है, ये अंग्रेजी के एम आकार का अक्षर होता है जो माथे पर बनाया जाता है, 5 बिंदु बनाए जाते हैं एम आकार के, तो वो कपार गुदना कहलाता है। दूसरा एक गुदने का प्रकार है रानी की गोडाई, रानी की गोडाई, रानी की गोडाई। रानी की गोडाई क्या है? ये हथेली के ऊपरी भाग पर, हथेली के ऊपरी भाग पर, हथेली के ऊपरी भाग पर बनाते हैं और इसे टी गोदाई भी कहते हैं, टी गोदाई, टी गोदाई। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का गोदाई है, एम अक्षर और टी अक्षर टाइप का, कपार गोदाई और रानी की गोडाई। गुदना में बस इतना ही है। अब देख लेते हैं कोरकू जनजातियों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। कोरकुओं को प्रमुख नृत्य, तो देखो कोरकू सीजन वाइज नृत्य करते हैं, अलग अलग मौसम में इनके अलग अलग है। जैसे चैत्र मास में ये देव दशहरा नृत्य और चाचरी नृत्य, देव दशहरा नृत्य। दूसरा नृत्य है इनका चाचरी, चाचरी नृत्य। और तीसरा है गोंगल्या नाच, गोंगल्या नाच, गोंगल्या नाच चैत्र मास में किए जाते हैं। फिर बैसाख में, बैसाख मास में धापरी नृत्य, धापरी नृत्य। इस धापरी नृत्य को चटकोरा नृत्य भी कहते हैं, चटकोरा। कोरकुओं का चटकोरा नृत्य बैसाख मास में किया जाता है। जेठ में,
ज्येष्ठ मास में डोडवली नृत्य, डोडवली, ढांडल नृत्य, डोडवली, ढांडल, ये दो हैं। फिर सावन में, श्रावण मास में जिरोती नृत्य करते हैं, जिरोती। कुंवार में होरोरिया नृत्य, होरोरिया नृत्य और चिल्लुड़ी नृत्य, चिल्लुड़ी नृत्य। और कार्तिक मास में, कार्तिक, कार्तिक मास में इनका है गादली नृत्य और ठाठिया, ठाठिया नृत्य और गादली नृत्य, ठाटला और गादरी। ठीक है। तो देखो अलग अलग मास में अलग अलग नृत्य कोरकुओं द्वारा किए जाते हैं। फिर इसके अतिरिक्त कुछ मास विशेष पे, टाइम, मंथ पे। अब भाई देखो जैसे श्रावण मास है, बारिश के समय होगा। चैत्र मास है तो देखो देव दशहरा है। ये सब इनके अलग अलग महीने के अलग अलग नृत्य हैं, पर्व वाइज नहीं है, मंथली नृत्य दिए हैं इनके। इसके अतिरिक्त और नृत्य हैं, एक है इसका खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग। दूसरा नृत्य है इनका महत्वपूर्ण, थापटी नृत्य। और ये थापटी नृत्य में थापटी गीत भी गाए जाते हैं, थापटी गीत। ठीक है। तो देखो ये इनके इतने नृत्य हैं। अब इनके पर्व, उत्सव और त्योहार देख लेते हैं। पर्व, उत्सव, त्योहार। ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक होती है सिडोली प्रथा है या सिडोली पर्व है, सिडोली प्रथा या सिडोली पर्व। ये पूछा जा चुका है किसी पेपर में कि सिडोली प्रथा क्या होती है या किस जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है। ये सिडोली पर्व क्या है, ये दरअसल क्या है, पितृ पूजा टाइप का है। अपने पूर्वजों को, पितर पूजा टाइप का, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए सब कोरकू लोग इकट्ठे होते हैं और सिडोली पर्व मनाते हैं। ठीक है। और देखो ये सिडोली पर्व अपने पूर्वजों को पूजा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और इस सिडोली प्रथा में क्या होता है कि एक दूसरे की आलोचना की जाती है, और आलोचना गाली गलौज मारपीट तक, स्तर तक जाती है। यहां तक की है कि इस सिडोली प्रथा में लोगों की, या सिडोली पर्व में लोगों की हत्या तक हो जाती है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं मानी जाती है, ये इस प्रथा का अंश है। ठीक है ना। तो याद रखना कि सिडोली प्रथा पितर पूजा टाइप का है, जिसमें सभी को इकट्ठे होते हैं, गाली गलौज और हत्या कॉमन है, गाली गलौज हत्या सब होता है इसमें। फिर दूसरा इनका पर्व है डोडवली, डोडवली पर्व। डोडवली जेठ महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है, जेठ महीने में। तीसरा है जिरोती, जिरोती, जिरोती क्या है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है, और इस अवसर पर डंडा नाच होता है जिरोती पर्व पर।
ठीक है। बाकी तो देखो ज्यादातर त्योहार हिंदुओं जैसे ही हैं, जेरोती है, गुड़ी पड़वा ये भी हम जानते हैं, नया साल चैत्र माह में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। आखा तीज, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं ना, वैशाख माह में मनाया जाता है। पोला, देव दशहरा, दिवाली। ठीक है। देखो ये इनका जो देव दशहरा है, देव दशहरा में एक विशेष नृत्य किया जाता है, इसको कहते हैं पडियार नृत्य। पडियार नृत्य ये देव दशहरा पर किया जाता है, पडियार नृत्य। और दिवाली पर, दिवाली की रात में इनका जो नृत्य होता है वो कहलाता है, दिवाली में लिख लेना, एक इनका वाद्य यंत्र रहता है जिसका नाम है भूगुड़ू। भूगुड़ू ये क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बांसुरी जैसा समझ लो ना, ये बजाते हैं दिवाली की रात में। ठीक है। और होली पर, होली के त्योहार में सजनई फगने गीत गाते हैं। सजनई फगनई गीत गाते हैं। और झामटा गीत भी इसी दिन गाते हैं। झामटा गीत भी इसी दिन गाते हैं। ठीक है, तो ये इनके पर्व और त्योहार हैं, हिंदुओं जैसे ही हैं, कोई विशेष अलग से है नहीं। ठीक है। फिर इनकी भाषा, कोरकुओं की भाषा या बोली की जहां तक बात है, ये आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। नाम तो कुछ नहीं है विशेष, आस्ट्रिक भाषा परिवार, या इसी को मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है इनकी बोली। ठीक है। अब इनका धार्मिक जीवन देख लेते हैं और देवी देवता। धार्मिक और बस आर्थिक जीवन बचा, दो चीजें और बची है। तो धार्मिक, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। ठीक है। तो देखो धार्मिक जीवन में ये रावण की पूजा करते हैं होली के अवसर पर। होली पर रावण की पूजा, होली के अवसर पर रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। दूसरा है क्या है, प्रत्येक कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खंभ, मेघनाथ खंभ जरूर गड़ाया जाता है प्रत्येक कोरकुओं के गांव में। फिर एक देव है खनेरा देव, खनेरा देव। खनेरा देव क्या है? ये एक टाइप से इनके क्या है, गांव की सीमा पर इनकी स्थापना, खेड़ापति टाइप, गांव की सीमा पर इनकी स्थापना की जाती है खनेरा देव। और गांव में आने वाले कोई भी संकट को ये रोकते हैं, ये बीमारी को गांव में आने से रोकते हैं, को गांव में प्रवेश से रोकते हुए खेड़ापति टाइप के हैं खनेरा देव। फिर एक है किलार मुठवा देव, किलार मुठवा देव, ये भी गांव के देवता हैं, गांव के देवता। फिर एक खेड़ा देव, ये भी गांव के ही देवता हैं, खेड़ा देव। फिर है सिंदरा देव, सिंदरा देव, ये भी कोरकुओं के महत्वपूर्ण देवता है। और हाँ, कोरकुओं में कुत्ता पूजा की प्रथा है,
कुत्ता पूजा, कोरकुओं में कुत्ता पूजा की प्रथा या कोरकू कुत्ता पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ये इतने इनके देवी देवता हैं। बाकी जानते हो जादू टोना तो चलेगा ही नहीं, हर जनजातियों में जादू टोना परियार लोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई महिला जादू टोना करती है कोरकू में, महिला जो जादू टोना करती है उसको कोरकू लोगों में भगरो डुकरी कहते हैं। भगरो डुकरी, ये क्या है? जादू टोना करने वाली कोरकू महिला। बस धार्मिक जीवन में इतना ही है। अब देख लेते हैं इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक, आर्थिक में जान ही रहे हो सबसे मेन तो क्या होगा इनका? कृषि। आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था में क्या है? पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। और खेतों में काम करने वाले कोरकू को भाग्य कहते हैं। कृषि मजदूर जो है ना, कृषि मजदूर, उनके लिए शब्द यूज किया गया है भाग्या, कृषि मजदूर। ठीक है, इनकी जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का नाम है बदलवा प्रथा। बदलवा प्रथा। ठीक है ना, बाकी तो सब जान ही रहे हो, मजदूरी और जो व्यवसाय हैं उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये कोरकुओं के संदर्भ में इतनी ही बातें थी। हाँ, इसमें कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र ये पूछ सकता है, कोरकुओं का कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र, सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये खंडवा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा। ठीक है, तो देखो ये कोरकू अपना कंप्लीट होता है।